गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005। नरेगा 2005 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर थे उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। आंसर देखिए बेटा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005 आर, फर्स्ट है टू इंक्रीज़ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, मतलब जो भी पीपल्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाना और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रोज़गार वहाँ पर मिले। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड है एवरी स्टेट रीजन कैन डेवलप टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट, IT एक्सेट्रा फॉर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के रूप में वहाँ पर टूरिज्म बन जाए या रीजनल क्राफ्ट बन जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ इम्प्लीमेंट किया था जिससे 200 लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिल जाएगा। नरेगा एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 days, इफ़ इट फेल्स टू डू सो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। इसके अंतर्गत क्या था बेटा कि जो लोग थे उन्हें 100 days का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, और अगर 100 days का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट उन्हें नहीं दे पाती है तो उसके एवज में क्या होगा, जो भी अनएम्प्लॉयड पीपल रहेंगे उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपकी बुक का, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दैम अप, है ना। एग्जाम्पल्स बताने हैं पब्लिक सेक्टर्स के और उसकी एक्टिविटीज़ के। चलिए आंसर देख लीजिए इसका। A few example of public sector activities are provision of water, electricity and some modes of transport, है ना। मतलब क्या था कि अगर एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटी का, तो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन। The government has taken these up because water and power are needed by everyone if the work of providing electricity, ठीक है। वाटर और पावर जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि सभी लोगों को की ज़रूरत होती है, सभी लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे अपने पास में अपने अंडरटेकिंग में रखा है। एंड वाटर इज़ लेफ्ट टू प्रोवाइड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, द लेटर माइट एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी एंड सेल दिस एट रेट विच द मैसेस कैन नॉट अफोर्ड, है ना। अब अगर इसको प्राइवेट कर दिया जाता तो हो सकता है कि सब अपने हिसाब से इसे यूज़ करते और फिर इसे अपने हिसाब से सेल करते, और इसकी प्राइस इस तरीके से रख सकते थे कि वो सबके बजट में ना आए। हैंस टू इंश्योर दैट बेसिक एमिनिटीज़ लाइक वाटर एंड पावर आर अवेलेबल फॉर ऑल, द गवर्नमेंट सप्लाइज दिस एट लो एंड अफोर्डेबल रेट, और इसीलिए गवर्नमेंट इसको सप्लाई करती है लो और अफोर्डेबल रेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। इन द फॉलोइंग वेज पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपांशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर उसको क्रिएट कर कर इन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक को डेवलप्ड किया है, प्रमोट किया है, आगे की तरफ उसे बढ़ाया है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं। इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इससे बढ़े हैं। इट इज़ इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड थस अ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये इंश्योर करती है कि इनकम क्या होगी, सभी की इक्वल होगी, वेल्थ भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, उनकी अच्छी हो जाएगी, जिससे एक बैलेंस बना रहेगा सारे ही रीजनल के बीच में। इट इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल मीडियम की जो इंडस्ट्रीज है उसको इन्होंने इनकरेज किया डेवलपमेंट के लिए। इट इंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट मॉडरेट रेट्स, कम से कम लागत में, मतलब कम से कम प्राइस में इन्हें ईजीली जो भी अवेलेबिलिटी है किसी भी चीज़ों की वो यहाँ पर उन्हें मिल जाए। कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, दैट इज़ टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाया हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज, इन्होंने जो हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज दी हैं जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट भी यहाँ पर हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इशू, वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, इसे एक्सप्लेन करना है। द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीडेड प्रोटेक्शन, वेजेस, लेबर who are employed as repair person, vendor, etc. do not have fixed income. They nearly manage to earn their living. They are not employed all through the year. एक तो इनको हर मतलब पूरे ईयर तक इनको पूरा वर्क पूरा 1 ईयर तक इनको काम भी नहीं मिल पाता है। वेजेस जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जिससे इनकी लिविंग जो चीज़ें हैं वही ये बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जुटा पाते हैं। और जो लेबर होती हैं उनका एम्प्लॉयमेंट भी जो होता है वो काफ़ी कम मिलता है, उनको काफ़ी कम दिनों के लिए दिया जाता है। मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है कि आज अगर 4 दिन के लिए काम मिल गया है तो नेक्स्ट 4 डेज़ भी वो वहीं पर काम करेंगे, ऐसी कोई भी गारंटी वहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो अब किस तरीके से ये मैनेज करेंगे उसे। सेफ्टी, वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर नॉट प्रोवाइडेड विथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन एनवायरनमेंट। वर्कर की सेफ्टी वहाँ पर नहीं होती है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना ही उन्हें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है जो कि साफ़ हो, और ना ही क्लीन एनवायरनमेंट वहाँ पर दिया जाता है। दैट इज़ वर्किंग इन मीनिंग केमिकल इंडस्ट्री इन हज़ार्डस। अब जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं बेटा, वहाँ पर काफ़ी सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो हेल्थ के ऊपर काफ़ी नुकसान करते हैं। हेल्थ लीव नॉट ग्रांटेड इन केस ऑफ सिकनेस, मेडिकल फैसिलिटी आर नॉट ऑफर्ड, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर। अब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं उनको ना ही जो हेल्थ लीव दी जाती है और ना ही उन्हें अगर उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब अगर उनको कोई तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती है। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स।